तो दो तीन ऐसी खबरें आई हैं पाकिस्तान से कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी। हेलो सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उसका टाइटल है जनरल बाजवा लाइज अबाउट 1971 गेट्स कैच। तो जैसे आप सब जानते हैं कि 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश लहदा हो गए थे। उसी जो है कंट्रोवर्सी पर जनरल बाजवा का एक बयान आया जो उनके रिटायरमेंट होने से पहले लास्ट जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने वो बयान दिया। तो इसके बारे में मेजर गौरव आर्या क्या कहते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, उन्होंने जबरदस्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर दिया है। ये स्पीच पूरी पॉलिटिकल है और मुझे नहीं लगता कि उनको स्पीच देनी भी चाहिए थी। ऐसी पे जर्नलों ने पूरी एक कौम को 3-4 पुश्तों से इनको बेवकूफ बना रखा है। ब्रिटिश पार्लियामेंट किसी और दूसरे मुल्क के पार्लियामेंट में जनरल रावत ने मुझे सिर्फ एक बात बोली, इज अ सन टेल द ट्रूथ, बेटा सच बोल। उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने की कि प्राइम मिनिस्टर की यूएस और पाकिस्तान का जो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, दो तीन ऐसी खबरें आई हैं पाकिस्तान से कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले जनरल बाजवा एक स्पीच देते हैं, एक ही एड्रेसेस द पीपल, और जनरल बाजवा कहते हैं कि पाकिस्तानी फौज का कैथारसिस हो गया है, अब पॉलिटिकल पार्टीज भी अपना कैथारसिस कर लें। कैथारसिस है क्या? हम लोगों को यह बताया गया था लिटरेचर में कि पोएट्री इज द कैथारसिस ऑफ इमोशंस। जब बहुत ज़्यादा भावनाएं आ जाती हैं तो फिर वो भावनाएं निकल जाती हैं, और उस भावनाओं जब निकलती हैं उसको पोएट्री कहते हैं, यानी कविता कहते हैं। तो किसी चीज़ की क्लेंजिंग होती है, क्लीनिंग होती है, कोई चीज़ निकल जाना, उसको कैथारसिस कहते हैं। तो आर्मी अपना कैथारसिस कर रही है, यानी कि जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि यार देखो, 70-75 साल आर्मी ने पॉलिटिक्स में इंटरफियर करा है, नहीं करना चाहिए था आर्मी को। अच्छा, लोग काफी तारीफ कर रहे हैं, देखो कितना डेमोक्रेटिक जनरल है और कितना ऐसा वैसा, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि आर्मी को पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, ये आर्मी ने सोच लिया है। अब इसमें ना दो तीन चीजें हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा जो बहुत गड़बड़ है। एक तो ये पॉलिटिकल स्पीच है पूरी। जनरल बाजवा ने कहकर कि आर्मी को पॉलिटिक्स में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए, उन्होंने जबरदस्त पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कर दिया है। ये स्पीच पूरी पॉलिटिकल है और मुझे नहीं लगता कि उनको स्पीच देनी भी चाहिए थी ऐसी। अब ठीक है, उनकी मर्जी है, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इवन टुडे एज वी रिकॉर्ड ही इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो हम तो नहीं उनको कह सकते कि जनरल साहब ये करें वो करें, लेकिन मैं आपको बताता हूं इसमें गड़बड़ क्या है। नवाज शरीफ, ठीक है, नवाज शरीफ को हटाने वाली फौज, इमरान खान को लाने वाली फौज, तभी तो उसको सेलेक्टेड बोलते थे, इलेक्टेड नहीं बोलते थे। इमरान खान को कैसे लाए? उसको इस तरीके से लाए कि जोड़ तोड़ करके दूसरी पार्टियों से छुड़वा के बोला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करो, राइट। इस तरीके से जोड़ तोड़ करके इमरान खान का कोएलिशन बनाया। जब इमरान खान बहुत उछलने लगा तो इमरान खान को घर भेजने वाली फौज, ये भी है। शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाने वाली फौज, जिनके पास नंबर्स नहीं थे। शहबाज शरीफ क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन पाया? या नून लीग का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसको नून लीग भी कहते हैं, नवाज शरीफ की पार्टी, वो पहले क्यों नहीं बना? उनके पास नंबर्स नहीं थे। और नंबर्स क्यों नहीं थे? क्योंकि आशीर्वाद इमरान खान के पास था। इमरान से आशीर्वाद हटा, शहबाज शरीफ के सर पे आके गिरा और शहबाज शरीफ बन गए प्रधानमंत्री देश के। आज की तारीख में इतनी उथल पुथल करने के बाद जनरल बाजवा ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स में। जनरल साहब आपने ही तो कराए, आपने ही तो कराए। और अब जाते जाते जब आपका आखिरी 6 महीने हो गए,
तब से आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, और यानी कि हमें ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। न्यूट्रल वर्ड आपने इस्तेमाल नहीं करा, तो इमरान खान की इजाजत है, लेकिन आपने बोला ए पॉलिटिकल रहना चाहिए। पाकिस्तानी आर्मी कब ए पॉलिटिकल थी? जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है, पाकिस्तानी आर्मी कब ए पॉलिटिकल थी? जनरल साहब अब ये तो बताइए कि इस वक्त पाकिस्तानी आर्मी ए पॉलिटिकल थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाकी वर्दी वाला ऐवान सदर में बैठा हो, प्रेसिडेंशियल पैलेस राष्ट्रपति भवन में बैठा हो, ना बैठा हो पाकिस्तान के। और आगे चल के जो अमेरिकन ने कमेंट्स दिए मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किसने क्या क्या बोला है। ये देखिए, ये इस हमाम में सब नंगे हैं दोस्तों, ये सब एक जैसे हैं। और मैं कई बार ये कह चुका हूं, मेरे पाकिस्तानी दोस्त बड़ा बुरा मानते हैं इस चीज का, कहते हैं मेजर साहब आपको ये बात नहीं कहनी चाहिए। क्यों नहीं कहनी चाहिए यार? मैं झूठ बोल रहा हूं? आपका इमरान खान डिक्टेटर है, आपका शहबाज शरीफ डिक्टेटर है, आपका नवाज शरीफ डिक्टेटर है, आपका आसिफ अली जरदारी भी उतना ही डिक्टेटर है जितना परवेज मुशर्रफ था। इनमें से कोई, इनका जो सियासतदान है, जो सलवार कमीज पहन के अपनी सियासत करते हैं, हाथ में तस्बीह लेकर जो अपनी सियासत करते हैं, इनमें से कोई भी डेमोक्रेटिक नहीं है। ये सब के सब डिक्टेटर बनना चाहते हैं, बस ये फौज नहीं ज्वाइन कर पाए। नवाज शरीफ के पास टैंक होते, ये पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टैंक चढ़ा देता। शहबाज शरीफ के पास अगर तोपें होती तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तोपें मारता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अगर मिसाइल होती तो ये नवाज शरीफ के घर पे मिसाइल मारते। ये तो इनका बस नहीं चलता। अब मैं आपको बताता हूं, जनरल बाजवा ने ना ये देखिए 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जनरल साहब ने 900 चूहे खा लिए, अब बिल्ली हज को चली, अब ये हाजी बन गए। कैसे भाई? वैसे भी सर आपने ही तो इंटरफेरेंस करा, आपने 3-3 सरकारें गिराई, 2-2 सरकारें गिराई, अब आप कह रहे हैं पॉलिटिकल। और अब आप कह रहे हैं जब आप रिटायर होने वाले हैं, ये आपको कहना चाहिए था आज से 5 साल पहले कि पाकिस्तानी आर्मी नहीं करेगी इंटरफेयर। आप लोगों का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो पॉलिटिशियंस का, आप लोग चलाइए, आपको खाना है पैसे खाइए, मेरा कोई मतलब नहीं है। अब जब सब कुछ खत्म हो गया, आपका टेन्योर आपका खत्म होने वाला है, कुछ हफ्ते बाकी हैं, कुछ हफ्ते क्या कुछ दिन बाकी हैं दोस्तों, कुछ दिन बाकी हैं। देखिए आज हमें 24 नवंबर पे, आज की तारीख है 24 नवंबर, 29 को चला जाना जनरल साहब ने, ठीक है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि जनरल बाजवा को ना ये सब बातें कहनी चाहिए थी। खुद कांड करे बड़े बड़े, अब खुद कहते हैं कि जी ये ऐसे हैं कि इन्होंने सब कुछ गलत करा, सब कुछ गलत करा, ठीक है, और अभी अल्लाह वाले बन गए ओवरनाइट। ये पहले कहना था ना आपने, अब आप कह रहे हैं 4-5 दिन बाकी हैं आपके जाने के, तब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब मैं पाकिस्तान। और क्या गारंटी है कि जनरल बाजवा ने किया, दूसरा आर्मी चीफ आया वो बोलेगा कि इलेक्शन फिक्स करो? हाँ ये भी है। ये पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में। कितने पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने ये बोला है कि हम, जब जियाउल हक ने टेक ओवर करा था, उसने बोला था कि मैं कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर इलेक्शन करवा दूंगा। वो 10-11 साल विराजमान रहा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान की तारीख है। ये जो फौज है पाकिस्तान की दोस्तों, बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। मैं बार बार कहता हूं, पाकिस्तानी गालम गलौच करते हैं, ये मेजर तुम्हें कुछ नहीं पता, ये वो, तुम बुरे आदमी हो, शैतान हो, लानत भेजते हैं तुम्हें। यार तुम मुझे लानत भेजोगे नहीं भेजोगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम मुझे लानत भेजो ना भेजो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बोलो मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं तो बोलो मैं सच बोल रहा हूं, बस कहानी खत्म। बात सिर्फ सच और झूठ की है। आप लानत भेजो ना भेजो, उसकी वैल्यू 0 है मेरे लिए, ठीक है। मैंने पिछली बार समझाया था, इनको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा समझाता हूं। मैं एड्रेस नहीं देना चाह रहा। नोएडा में जनरल रावत का, जो हमारे सीडीएस थे और हमारे आर्मी चीफ थे, जनरल रावत का 3 बेडरूम का छोटा सा घर है नोएडा में, एक फौजी सोसाइटी में। वो शख्स जो कि इस देश के आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो शख्स जो इस देश के सीडीएस रह चुके हैं। भारत जैसा देश, इतना बड़ा, इतनी जबरदस्त इकोनॉमी, एक 3 बेडरूम फ्लैट है नोएडा में जनरल रावत का। और जनरल बाजवा की प्रॉपर्टी अगर गिनना शुरू करोगे गला सूख जाएगा। ये पैसा कहां से आता है? फिर क्यों गलत बात बोलनी? फिर क्यों झूठ बोलना लोगों को कि हम ये कर देंगे, मुल्क का दिफा कर देंगे, इस्लाम का परचम? कोई परचम नहीं लहराना है यार, कोई परचम नहीं है। सब डीएचए के ऊपर परचम लहराने हैं आपने, सब कॉर्नर प्लॉट के ऊपर परचम लहराने हैं आपने, सब डीएचए तो पूरे पाकिस्तान में फैला। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये सब झूठ है। ना कोई ईमान है, ना कोई तकवा है, ना कोई जिहाद है। ये सब चोरी का माल है। वो कहते हैं कि ये मैं, एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, मैं ये पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि स्टोरी क्या है ये, ठीक है। ये दोस्तों अगर आप एक सेकंड, मैंने ये देखिए, अस्मा जहांगीर जो बड़ी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी और बड़ी मशहूर पाकिस्तानी थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अस्मा जहांगीर ने क्या बोला था कि व्हेन द करप्शन ऑफ जनरल्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड,
पॉलिटिशियंस विल लुक लाइक एंजल्स। जिस दिन पाकिस्तानी जर्नलों के करप्शन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके ऊपर छानबीन होगी, तो जो हम कहते हैं ना नवाज शरीफ चोर है और ये चोर है और इमरान खान घड़ी चोर है और ये आसिफ जरदारी 10% है, मिस्टर 10%, ये सब फरिश्ते लगेंगे जितनी चोरी पाकिस्तान के फौज के जनरल्स करते हैं, जिस स्केल पे उन्होंने चोरी करी है। और इनके जो नेता हैं पाकिस्तान के, वो तो चलो चोरी करते हैं, कोई बात नहीं, उन्होंने पैसा चोरी कर दिया, राइट। यहां पे जर्नलों ने पूरी एक कौम को 3-4 पुश्तों से इनको बेवकूफ बना रखा है कि हिंदू तुम्हें खा जाएगा, इंडिया तुम पे अटैक कर लेगा, इसलिए हमें बड़े बड़े महल दे दो, इसलिए हमें बड़े बड़े बंगले दे दो, इसलिए हमें इतना पैसा दे दो, हमें कॉर्नर के प्लॉट दे दो, इसलिए हमें दुबई में पेंट हाउस दे दो, और इसलिए हमें लंदन में एक बहुत शानदार अपार्टमेंट दे दो, और हमारे बच्चों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज पढ़ाने के पैसे दे दो, और इतनी हमें फार्म हाउस दे दो हमें गुलबर्ग में, क्योंकि हिंदू तुम्हें खा जाएगा। और वो कौम ने विश्वास कर लिया उस बात का, उस बात पे बिलीव कर लिया। और जनरल ये अभी देखिए दूसरी चीज, जनरल बाजवा ने क्या बोला अपनी स्पीच में। जनरल बाजवा कहते हैं यार कि 1971 की लड़ाई का उन्होंने हवाला दिया और बोला कि साहब जो 1971 की लड़ाई थी वो एक मिलिट्री हार नहीं थी, यानी कि फौज नहीं हारी, हमारे पॉलिटिशियंस हार गए। ये जनरल बाजवा ने बोला, ठीक है। ये फिर झूठ है सबसे बड़ा। बाजवा साहब आपकी फौज हारी थी, ठीक है। उस समय पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कौन था, राइट? जनरल याह्या खान। उसके पहले अयूब खान था। मैं अयूब खान पे बाद में आता हूं, उसकी क्लास में बाद में लगाऊंगा। याह्या खान, ठीक है। और जनरल रानी कौन थी, जरा यह पता लगाइए। हु वाज जनरल रानी? जब पाकिस्तानी आर्मी की मार पड़ रही थी ना ईस्ट पाकिस्तान में, तो जनरल याह्या खान वहां पे तवाइफों से गाना सुन रहा था। आप जाइए जनरल रानी ढूंढिए कौन है, जरा पता लगाइए कौन है जनरल रानी। जो पाकिस्तानी जिसको कहते हैं मलिका तरन्नुम, नूरजहान बड़ी फेमस सिंगर हैं, और लता मंगेशकर जी भी उनकी बड़ी इज्जत करती थी, और हम भी उनकी गायकी की, नूरजहान की हम गायकी की बड़ी इज्जत करते हैं। जबरदस्त टैलेंट है और कमाल की सिंगर थी, इसमें कोई शक नहीं है। उनका क्या रोल था 1971 की लड़ाई के वक्त, आप जरा जाके देखिए। ये अपने कमरे में याह्या खान 3 दिन तक कमरा बंद करके शराब पी के जनरल रानी और उसकी सहेलियों के साथ कमरे के अंदर था, और वहां पे फौज सरेंडर कर रही थी और फौज भगदड़ मच रही थी वहां पे 1971 में। ये कहना कि हमारे पॉलिटिशियंस खराब हैं और हमारे पॉलिटिशियंस बहुत गंदे हैं और उनकी वजह से मुल्क अलग हो गया, उनकी वजह से मुल्क अलग नहीं हुआ साहब। उसके पहले अयूब खान था। टू द इवेंट्स, आई मीन द इवेंट्स लीडिंग टू 1971, अगर आप उससे 3-4-5 साल पहले देखें तो कौन था वहां पे? 1965 और 1971 के बीच में तो सिर्फ आपका 6 साल का फर्क था भाई। आपके अर्ली 50s से तो आपके सिर्फ, और अर्ली 50s के पहले लेट 40s में भी तो कौन सा आपके 1-1.5 साल जिन्ना साहब रहे जिंदा। जिन्ना ने कौन सा इलेक्शन जीता था? जिन्ना भी तो डिक्टेटर था भाई। मोहम्मद अली जिन्ना ने कौन सा चुनाव जीता, आप ये बताइए कि वो इलेक्शन जीत के आए हो। आपके यहां तो इलेक्शन फर्जी होते हैं, आपके यहां तो इलेक्शन फर्जी होते हैं। जिन्ना ने तो इलेक्शन लड़ा ही नहीं। जिन्ना को डे 1 से पता था कि जो मैंने मुल्क बनाया है इसमें सब फर्जी है मामला, ये तो चाइनीज माल है पूरा। जिन्ना ने कौन से इलेक्शन लड़े भाई? लियाकत अली खान को आपने मार दिया, जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना उसको आपने ठोक दिया, कहानी खत्म कर दी उसकी आपने। तो यार ये सब झूठी बातें कि 1971 में ये हो गया था, ये हो गया था, वैसा सबको पता है। पाकिस्तानी फौज ने सरेंडर करा था। पाकिस्तानी फौज ने इसलिए सरेंडर करा था क्योंकि आपने बंगालियों को, हां इंडिया इसमें शामिल था, बिल्कुल शामिल था। इसमें कोई साजिश की बात नहीं है। हमने तो खुल के मुंह पे बोला है कि हम शामिल थे। साजिश तब होती है ना जब आपसे कुछ छुपा के पीठ पीछे आपके कोई अंधेरे कमरे में साजिश करे और आपको ना बताए। हम तो 1971 से बोल रहे हैं कि हां इसमें हमारी खुफिया एजेंसी शामिल थी, इसमें इंडियन आर्मी शामिल थी। वी हेल्प्ड रेज द मुक्ति बाहिनी। हमने तो कभी इसको छुपाया नहीं, इस चीज को। हमने तो पढ़ा है अपने स्कूलों में कि मुक्ति बाहिनी क्या है। हमें कैसे पता वरना मुक्ति बाहिनी क्या है? हमें तो पढ़ाया गया था कि हमने करा था, हमारी किताबों में लिखा है हमने करा था। कोई साजिश वाजिश नहीं हुई थी। आप लोग नालायक थे, निकम्मे थे। वो शराबी कबाबी अय्याशी लोग बैठे थे वहां पे, और आज भी वैसे लोग बैठे हैं। पॉलिटिशियंस को ब्लेम मत करिए सर, डोंट ब्लेम पॉलिटिशियन जनरल साहब। आपकी फौज ने सरेंडर करा क्योंकि आपकी फौज नहीं लड़ पाई।
आपकी फौज तब तक लड़ रही थी जब तक आप बंगाली औरतों का रेप कर रहे थे और बंगालियों को मार काट रहे थे। जिस दिन बंगालियों ने हथियार उठा लिया, आपकी फौज ने सरेंडर कर दिया। और इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, और स्टोरी सिर्फ ये है जनरल साहब, ठीक है, हाँ इंडियन आर्मी घुसी थी ईस्ट पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक है, इंडियन आर्मी ढाका तक पहुंची, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ट्रिगर था ना राइफल पे, या वो जो राइफल संगीन के साथ लगा के जो पाकिस्तानी फौजी के सीने में उतारी थी, वो हाथ बंगाली थे, वो दिल बंगाली था, वो जज्बा बंगाली था। यस, वी क्रिएटेड द मुक्ति वाहिनी, ऑफ कोर्स वी क्रिएटेड द मुक्ति वाहिनी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मुक्ति वाहिनी जो क्रिएट करी थी हमने ना, जज्बा उनका था, मुक्ति वाहिनी में बंगाली थे जो लड़े थे, राइट। तीसरी चीज, जनरल साहब ने एक बड़ी कमाल की चीज बोल दी कि साहब इंडियन आर्मी इतना ह्यूमन राइट्स वायलेशन करती है, दुनिया कुछ नहीं कहती और दुनिया हमें कहती है। जनरल साहब एक बात बताओ, आई थिंक यू शुड नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब आप रिटायर होने वाले हैं, अब पता नहीं 29 को क्या होगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं पता लगा जनरल बाजवा ने फिर बोला कि मैं 6 साल और रहूंगा, नोबडी नोज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, हम मान के चल रहे हैं कि आप जा रहे हैं, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि आप जा रहे हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं जनरल साहब, आपने बोला कि इंडियन आर्मी ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करे। आई विल टेल यू समथिंग, मुझे 26 अक्टूबर 2017 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनवाइट करा। ये इमेजेस देखिए आप, मैंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में मैंने ये बोला था कि इंडियन आर्मी से गलतियां हुई हैं कश्मीर में, मैंने खुद बोला था, और हमारे चीफ कहते आए, आप स्टोरी क्या सुना रहे हैं जनरल साहब, स्टोरी क्या सुना रहे हैं आप, किसको सुना रहे हैं आप स्टोरी, झूठ क्यों बोल रहे हैं। मुझे एक बात, आप तो फौजी हैं सर, इनका तो कोई दीन ईमान नहीं है ना, ये जो आपके इमरान खान हैं और नवाज शरीफ हैं, शहबाज, और ये सब तो चोर लुटेरे हैं, आप खुद कहते हैं, ये जरदारी वरदार, आप तो फौजी हैं सर, आप तो ना बोले ऐसी बातें। मैं आपको इंडियन आर्मी के बारे में बताता हूं, जब मुझे लंदन जाना था और मुझे बोला था कि आपको हाउस ऑफ कॉमन्स में आपको ये बात कहनी है, और आपको कश्मीर के बारे में एक्सेशन जो था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिस दिन हुआ था, तो आपको वहां पे जाके स्पीच देनी है, और वहां पे कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी बैठे थे और काफी सिविल सोसाइटी के भी लोग बैठे थे वहां पे, तो मैं वहां पे आया, जो मैंने स्पीच दी। स्पीच से पहले मैं सुषमा जी से मिलना चाह रहा था, सुषमा स्वराज जी हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करती थी, वो प्रेजेंट नहीं थी इंडिया में, जब कुछ 8-10 दिन पहले मैं जाने से मैं उनसे मिलना चाह रहा था कि मैम मैं पार्लियामेंट में जा रहा हूं, कहीं मुंह से मेरे आई डोंट वांट टू बिकॉज दिस कंसर्न्स इंडिया, एज एन इंडियन सिटीजन आई एम गोइंग, सो व्हाट इज योर व्यू। पर सुषमा जी अवेलेबल नहीं थी, वो ट्रैवल कर रही थी उस वक्त, वरना जरूर मिलती, सुषमा जी थी नहीं वहां पे, तो मैं क्या करता, मैं किसके पास जाता, मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस वक्त। तो मैंने वही आर्मी हेडक्वार्टर का मैंने दरवाजा खटखटाया, एंड आई सॉट एन ऑडियंस विद जनरल बिपिन रावत, उस समय जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और मैंने जनरल बिपिन रावत सर को मैंने बोला, मैं उनके ऑफिस में बैठा था, और जनरल बिपिन रावत सर से मैंने सिर्फ एक बात पूछी, मैंने बोला सर मैं जा रहा हूं ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ये कश्मीर के ऊपर बातचीत करनी है, तो सर वहां से सवालात जरूर आएंगे ह्यूमन राइट्स के बारे में, ये सब, तो मुझे क्या बोलना है, कैसे हैंडल करूं मैं, क्योंकि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में तो मैं कभी गया नहीं अपनी लाइफ में, टेलीविजन पे बोलना और ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे बोलना तो ठीक है, बट यू आर सिटिंग इनसाइड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, किसी और दूसरे मुल्क के पार्लियामेंट में। जनरल रावत ने मुझे सिर्फ एक बात बोली, इज अ सन टेल द ट्रूथ, बेटा सच बोलना, जो भी है, अच्छा है बुरा है, जो सच बोल दो सबके सामने, बाद में हम देखी जाएगी। मुझे जनरल रावत ने सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला था, दूसरी चीज उन्होंने बोली थी कि क्या पहनकर जा रहे हो वहां पे, तो मैंने बोला सर जाहिर सी बात है वहां पे सूट पहनूंगा, टाई पहनूंगा, ये मेरा मतलब है कौन सी टाई, तो मैं चुप रहा। उन्होंने बोला कुमाऊं रेजिमेंट की टाई पहनना, यू आर फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट, अपने रेजिमेंट की टाई पहन के जाना ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो मैंने कुमाऊं रेजिमेंट की टाई पहनी और मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, और वहां पर मैंने सच बोला। जब भी कभी इंडियन आर्मी से कश्मीर में या कहीं पे भी कोई गलती होती है, हमारा मीडिया सबसे पहले उसको सामने लेकर आता है, हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है, सबसे पहले ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, राइट, वो सामने लेकर आता है। हमारे आर्टिकल छपते हैं वॉशिंगटन पोस्ट पे, शिकागो ट्रिब्यून में, न्यूयॉर्क टाइम्स में, आप जाके गूगल करिए, मैं पाकिस्तानी भाई और बहनों से कहता हूं आप जाके गूगल करिए, देखिए, जाके देखिए, अगर इंडियन आर्मी से, और इंडियन आर्मी खुद कहता है यार हमसे हो गया, हमने कभी नहीं छुपाया, हमने कभी नहीं छुपाया। कश्मीर में हम चाहते, मैं ये कई बार बोल चुका हूं पहले, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहता हूं,
हम चाहते वहां पे, जैसे आप लोग वजीरिस्तान पे हवाई जहाज से बम गिराते हैं ना, हम भी कर सकते थे कश्मीर में। नहीं, हमारे पास नहीं हवाई जहाज। आप जैसे आर्टिलरी गन खोल देते हैं ना कबायली इलाकों में, तोपें खोल देते हैं, हम भी कर। आज तक कोई तोप नहीं चली कश्मीर में। एयरक्राफ्ट तो क्या, आज तक कश्मीर में हेलीकॉप्टर भी नहीं चला, अटैक हेलीकॉप्टर। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए हेलीकॉप्टर चलते हैं कश्मीर में। इसीलिए कश्मीर में हमारे इतने लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं, हमारी इतनी शहादतें होती हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारे लोग हैं। वहां पे हम लोग, वी कैन नॉट यूज एक्सट्रीम वायलेंस देयर। कैलिबर स्मॉल रखना है कश्मीर में। मिनिमम फोर्स के प्रिंसिपल से इंडियन आर्मी ऑपरेट करती है कश्मीर में। जनरल बाजवा साहब, आपकी जो फौज ने करा है बलूचिस्तान में, वजीरिस्तान में, ट्राइबल एरियाज में, सर डॉन न्यूज ने, द न्यूज इंटरनेशनल, आप लोगों ने कितने आर्टिकल छाप लिए अपनी फौज के खिलाफ, ये बताइए मुझे सर। इंडियन आर्मी के खिलाफ जो आर्टिकल है, आप जाइए, मैं पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रहा हूं, ये मेरा चैलेंज है। जाओ इंटरनेट पे देखो कि खुद के इंडिया के अखबारों ने इंडियन आर्मी के बारे में, जब भी इंडियन आर्मी से भगवान न करे कभी गलती हुई हो, हमारे अखबारों ने क्या छापा। और आपके अखबार तो चापलूसी करते हैं, पैसा लेते हैं आपके अखबार। आपके अखबार वाले पैसा लेते हैं आईएसपीआर से, और जो पैसा नहीं लेता, हामिद मीर जैसा, उसको गोली मार देते हैं आप लोग। 90% ऑफ योर मीडिया इज ऑन द पेरोल ऑफ आईएसपीआर। हमने तो कभी रिपोर्ट नहीं देखी बलूचिस्तान से। जाइए ना, मैं इतने बड़े बड़े हैं ये बोल न्यूज और ये आज टीवी और पता नहीं क्या क्या, ये वो जो इमरान खान का चैनल है, नाम ही भूल जाता हूं मैं, इमरान खान का चैनल है, कामरान खान वगैरह जितने भी हैं, ये अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम हैं। और जाओ ना यार बलूचिस्तान से रिपोर्ट करो ना, लाइव रिपोर्ट कर रहा हूं बलूचिस्तान से। आपने क्या इंडियन टेलीविजन पे नहीं देखा रात को 9 बजे? 370-35 के बाद तो मामला ही काफी हद तक खत्म हो गया कश्मीर में, 90% खत्म हो गया मामला। लेकिन अभी भी कश्मीर के ऊपर बहस होती है कि आपने कश्मीरी मुस्लिम्स को, मैं बोल रहा हूं खासतौर से कश्मीरी मुस्लिम्स को, टीवी पर आके नहीं देखा, इंडियन आर्मी की तनकीद करते हुए, मोदी जी की तनकीद करते हुए, सरकार की तनकीद करते हुए, उनको क्रिटिसाइज करते हुए, खुला बोलते हुए कि इंडियन आर्मी ने यह करा, खुला, और आराम से रह रहे हैं कश्मीर में, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया उनको। ये होती है डेमोक्रेसी। गलतियां सबसे होती हैं, आप लोग छुपाते हैं अपनी गलतियां, जैसे अभी आपने छुपाई 1971 की कि जो तो इसने करा था उसने नहीं, आप लोगों ने सरेंडर करा था जनरल साहब। यू सरेंडर्ड, योर आर्मी सरेंडर्ड इन 1971। जुल्फिकार अली भुट्टो ने सरेंडर नहीं करा था, आप लोगों ने सरेंडर करा था, क्योंकि आपका जो प्रेसिडेंट था, जो कि एक फौज का जनरल था, याहिया खान, वो शराब और अय्याशी में खो चुका था और अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में 3 दिन तक शराब पीकर धुत था। और उसके जो एडीसीज थे, उसके जो स्टाफ ऑफिसर थे, वो डर रहे थे कि सर वहां पे फौज सरेंडर हो रही है, दरवाजा खटखटा नहीं रहे थे कि पता आएगा तो खा ही जाएगा। ये रात को शराब पी के प्रेसिडेंशियल पैलेस से गायब हो गया, एक लड़की को लेके गायब हो गया। उसकी सिक्योरिटी वाली ढूंढ रही है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गया कहां। मैं याहिया खान की बात कर रहा हूं, ये भाई गायब हो गया था। कैन यू इमेजिन द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री गाड़ी में बैठा के लड़की को गायब हो गया, वो मिला ही नहीं वहां पे, फिर आराम से आया। तो ऐसे ऐसे काम कर चुका है ये, इसलिए हारे। ये सच्चाइयां पाकिस्तानियों को पता होनी चाहिए। दोस्तों, एक लीजा कर्टिस है। लीजा कर्टिस एक जमाने में व्हाइट हाउस में होती थी, तो मैं पढ़ के बताता हूं यहां पे कि इसमें लीजा कर्टिस थी, डगलस लंडन था, माविन वाइनबॉर्न और जावेद अहमद, ठीक है, हुसैन हकानी साहब जो पहले यूएस में एम्बेसडर थे पाकिस्तान के, ही इज अ रिनाउंड इंटेलेक्चुअल और मतलब काफी वो पाकिस्तान में बैन जाने मानी शख्सियत हैं, किताबें भी लिखते हैं वो। तो इनके बारे में इसमें जो लीजा कर्टिस है, राइट, लीजा कर्टिस ने क्या बोला, ये साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स ट्रंप के जमाने में देखती थी। इसने बोला, साफ सीधी बात बोली कि पाकिस्तान में जो चीफ है ना, आर्मी चीफ, वो डिसाइड करता है कि यूएस और पाकिस्तान की जो टाइज है, उनका रिश्ता है, वो कैसे हो। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नहीं करता। समझ रहे हैं? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है डिसाइड करने की कि प्राइम मिनिस्टर की यूएस और पाकिस्तान का जो जुड़ाव है, उनका जो रिलेशनशिप है, उनका राब्ता किस तरीके से होगा, उनका कांटेक्ट किस तरीके से होगा। तो इन्होंने बोला कि इमरान खान आए ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमरान आए कोई और आए, वो रावलपिंडी में डिसीजन होगा। और यही बात मैं कहता आ रहा हूं तब से,
और जितने भी ये इमरान खान के सपोर्टर्स हैं मैं उनको कहता आ रहा हूं, जो आप कहते हैं ना हमारे खान ने बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो अमेरिकन्स बड़े खफा हो गए। अरे यार, खान के कंट्रोल में नहीं है एब्सोल्युटली यस और एब्सोल्युटली नॉट बोलना, उसके सिर्फ कंट्रोल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इंटरव्यू देना। खान खुद बोल चुका है, इमरान खान खुद बोल चुका है कि मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। ओ भाई, पावर इज विद द आर्मी चीफ इन योर कंट्री, पावर इज नॉट विद द प्राइम मिनिस्टर। वो सिर्फ ठीक है घड़ी बेच दी, पेन बेच दी, कफलिंग बेच दी, ये सब छोटी मोटी चोरियां, प्लॉट घेर लिए, है ना। और जैसे नवाज शरीफ ने थोड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्केल में कर दिया, नवाज शरीफ वो डकैत है, इमरान खान चोर है, नवाज शरीफ डकैत है, ये इतनी सी फर्क है बस, दैट्स इट। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है कोई, स्केल का फर्क है बस, ठीक है। एक ने 20 करोड़ की चोरी करी, एक ने 2000 करोड़ की चोरी करी, जीरो का फर्क है, बाकी सब एक जैसे। कहने की बात क्या है, अमेरिकन्स भी यही कहते हैं, और मैं तो कई बार कह चुका हूं। इमरान खान ने बोला ड्रोन का ड्रोन की हम जगह नहीं देंगे आपको ड्रोन टेक ऑफ करने और लैंड करने के लिए, एब्सोल्युटली नॉट। वो अमेरिकन्स यही तो कह रहे हैं यार, जो मैं कहता आ रहा हूं साल भर से। तुम्हारा कोई लेना एक ना लोना, तुमसे पूछ रहा है कोई कि हमें पाकिस्तान में जमीन चाहिए ड्रोन उड़ाने के लिए और अफगानिस्तान में टेररिस्ट को मारने के लिए, तुमसे पूछ रहा है। वो जनरल बाजवा से बात करेंगे यार, दे विल गो टू रावलपिंडी। मुझे अभी भी याद है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आया था बहुत पहले, याद मैं भूल गया 5-7 साल पहले कब आया था, आई डोंट नो। वो इस्लामाबाद आया, इस्लामाबाद में उसने हाय हेलो करी, ठीक है, रिलैक्स करा, पार्टी शार्टी उसकी हुई। आई थिंक जॉन कैरी था, कौन था मुझे नहीं याद है। वो भाई गाड़ी पकड़ के रावलपिंडी गया चीफ से मिलने। तो मैंने अपने पाकिस्तानी फ्रेंड से पूछा यार वो कुछ साल पहले का वाकया था, वो क्यों गया? कह रहा दी अमेरिकन्स नो, क्या खान बेवकूफ बना रहा है। अमेरिकन्स नो कि पाकिस्तान में माई बाप कौन है, भगवान कौन है पाकिस्तान का, खुदा कौन है पाकिस्तान का, उनको पता है। सारे के सारे अमेरिकन और यूरोपियन जो भी जाते हैं, वो 20-22 किलोमीटर का फासला है इस्लामाबाद और रावलपिंडी का, वो बाय कार जाते हैं, बाय हेलीकॉप्टर जाते हैं। दे लैंडेड जीएचक्यू में उनका वार्म वेलकम होता है, उनको आर्मी चीफ के साथ मीटिंग होती है। और वो अमेरिका की जो पॉलिसी है, देखिए 4 मुल्कों के साथ जो पॉलिसी है वो आर्मी डिसाइड करती है पाकिस्तान की। इंडिया, अमेरिका, चाइना, अफगानिस्तान। इंडिया, अमेरिका, चाइना और अफगानिस्तान के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो पाकिस्तान आर्मी हेडक्वार्टर डिसाइड करता है, आर्मी चीफ डिसाइड करता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर तंजानिया, कॉन्गो, और पता नहीं कौन कौन से और छोटे मुल्क हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत अगर कर ले तो कर ले प्राइम मिनिस्टर। इससे ज्यादा फॉरेन पॉलिसी इज ड्रिवन बाय जीएचक्यू। जो मेन फॉरेन पॉलिसी का है, जो असली, वो जीएचक्यू ड्राइव करता है। और यही इसने लीजा कर्टिस ने भी कह दिया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों एक और खबर है जो मैं अभी पढ़ूंगा यहां पे, कि एक यूएस स्कॉलर हैं, तो यूएस स्कॉलर ने यह बोला है कि एंड्रू गॉर्डन है, तो इन्होंने बोला कि भाई पाकिस्तान को पैसा वैसा दीजिए। ये अमेरिकन बड़े चालाक हैं, अब इनको पैसा देना है पाकिस्तान तो किसी से कहलवाएंगे। ये खुद नहीं बोलते कि हम पैसा बढ़ाएंगे, ये किसी से कहलवाएंगे, तो इससे कहलवा दिया। ठीक है, ये जो एंड्रू गॉर्डन है, एंड्रू गॉर्डन ने बोला कि एड वेट बढ़ाइए। एंड्रू गॉर्डन ने यह बोला है कि ठीक है, जो नया आर्मी चीफ है ना, वही पॉलिटिकल क्राइसिस पाकिस्तान में खत्म कर सकता है। इसको पाकिस्तान ने पिकअप कर लिया, इसको अमेरिकन न्यूज चैनल ने पिकअप कर लिया, सबने पिकअप कर लिया, मजे आ गए, अमेरिका को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। भाई जनरल हमीद गुल का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है। जनरल हमीद गुल कहता है कि भाई साहब, पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है ना, उसका फैसला इस्लामाबाद में नहीं होता, वो वॉशिंगटन डीसी में होता है। वॉशिंगटन डीसी डिसाइड करता है कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ कौन बनेगा। आपको क्या लग रहा है कि शहबाज शरीफ अपने भाई से मिलने गया, भाईजान बताएं कौन चीफ बनेगा? ये चीफ खेल रहे हैं, इनसे ना तो कोई पूछ रहा ना इनको कोई बता रहा। ये ऐसे चीफ खेल रहे हैं आपस में, और सब खुश हो रहे हैं कि जी हमने ये आर्मी चीफ। इसमें ना इमरान खान की एक वैल्यू है, ना शहबाज शरीफ की, ना नवाज शरीफ की, इसमें कोई। देखिए, एंड में ये होगा कि एक कैंडिडेट जो कि पाकिस्तान फौज को पसंद है, यानी कि जनरल बाजवा को पसंद है, राइट, और जो अमेरिकन को पसंद है, उसको आर्मी चीफ बनाया जाएगा, और शहबाज शरीफ को बोला जाएगा मुन्ना फाइल आ रही है, ठप्पा मार देना, उसका नहीं खत्म, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं। और इमरान खान बोल भी चुका है ऑन रिकॉर्ड कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं था। अच्छा खान साहब, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं था तो फिर आप इलेक्शन ये क्यों कह रहे हो कि इलेक्शन बुलाओ, आप फिर जीत जाओगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो भाई वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम। एनीवे, तो दोस्तों ये खबर थी। इसके अलावा है ना, ये एक चाइना से भी खबर मैं आपको बताता चलूं
दो खबरें मेरे पास। ये आईफोन फैक्ट्री है जहां पे 2 लाख वर्कर्स हैं, चाइना में है आईफोन फैक्ट्री, ठीक है। जेंग शाओ, अब पता नहीं इसको शेंग शाओ बोलते हैं, जेंग शाओ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है। यहां पे प्रोटेस्ट हो गई, यहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज करा है, पुलिस ने मार पिटाई करी है। और चाइना में तो ये नॉर्मल ट्विटर फेसबुक नहीं चलता, तो चाइनीज सोशल मीडिया पे इसके वीडियोस कई सारे वायरल हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई हमें वो बंद, क्योंकि फैक्ट्री में काम हो नहीं रहा है, अब उनको तनख्वाही नहीं मिल रही है, तो उन्होंने फैक्ट्री में तोड़फोड़ करी है। और कुछ लोग कहते हैं आग लगा दी, कुछ लोग कहते हैं कि दिस थिंग, बट मैसिव राइट्स, वो फैक्ट्री बंद हो गई आईफोन की बेसिकली, ठीक है ना। पहले लॉकडाउन हो गया था और फिर उसके बाद वो कह रहे, वो एक्चुअली शहर में, वो ज्यादातर उस छोटे से जगह में, उस एरिया में, शहर नहीं, उस छोटे से एरिया में सारे के सारे जो आईफोन में काम करते हैं वहीं रहते हैं वो लोग। तो वहां पे तो उन्होंने वो फैक्ट्री बंद करवा दी, मैसिव राइटिंग हो गई, तोड़फोड़ हो गई है। अब पता नहीं फैक्ट्री कब इनकी फंक्शन होगी, डोंट वरी, तमिलनाडु में सब सेट है, ठीक है। और हमारे जो तमिल भाई बहन हैं वो लेटेस्ट इन क्लास आईफोन्स बना रहे हैं, डोंट वरी, चाइना की फैक्ट्री को आग लगाओ, वैसे भी मेड इन चाइना का सामान ऐसे ही होता है, ठीक है। सो ये बीबीसी की खबर है, मैं आपको दिखा रहा हूं। और आखिरी में कतर कहता है कि जाकिर नायक को फीफा के वर्ल्ड कप पे हमने नहीं बुलाया। अच्छा, एक स्टेटमेंट तो क्या, एक यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने बताया था कि द इंडिया विल रेज द इशू ऑफ जाकिर नाइक्स अटेंडेंस एट फीफा वर्ल्ड कप इन कतर एंड दैट स्विफ्ट एक्शन विल बी टेकन। तो भारत ने पहले ही बता दिया कि भाइयों ऐसा है कि इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के चार्जेस हैं इंडिया में, और ये भाग गया यहां से, और कतर ने इसको इन्वाइट कर लिया फीफा वर्ल्ड कप। अब कतर ये कहता है कि हमने तो इसको बुलाया नहीं। ओ भाई, तुमने नहीं बुलाया तो घुसा कैसे कतर के अंदर? वीजा तुम्ही ने दिया है, वीजा इज एन इन्विटेशन। और इतना सा मुल्क है आपके, कतर की कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, आप तो हर चीज कंट्रोल करते हैं। आपने तो ये बोल दिया कि जो गे फ्लैग्स हैं वो भी वेव नहीं होंगे वहां पे, आपने ये कंट्रोल करा। लाउड म्यूजिक नहीं बजेगा, आपने बोला कि बियर नहीं पी सकते। अच्छा, वो इवेंट पूरा बडवाइजर स्पॉन्सर कर रहा है, ठीक है ना, बडवाइजर इज द मेन स्पॉन्सर ऑफ द वर्ल्ड कप। इन्होंने बोला कि नहीं, जो स्पॉन्सर कर रहा है उसी का सामान नहीं बिकेगा वहां पे, चलो वो भी ठीक है। जाकिर नायक, आपको नहीं पता था वो कि जाकिर नायक कैसे आ गया और हमने उसको इन्वाइट नहीं करा, आपके बिना इन्विटेशन के घुस गया वहां पे, और वर्ल्ड कप के दौरान। मतलब ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ समझते हैं दुनिया भर को। देखिए, मैं कतर वालों को एक बात कहना चाहता हूं कि जाकिर नायक जैसे लोग क्या करते हैं, ये आपके यहां ठीक है, भारत के लिए ठीक नहीं, आप इसको रख लो अपने पास, आपको रखना है तो जाकिर नायक को। जाकिर नायक जैसे लोग रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं। ये जब डेमोक्रेसी में रहते हैं तो ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाते हैं। हमारे लोकतंत्र का इसने फायदा उठाया, हमारे संविधान का फायदा उठाया, और इसने अपना जहर घोला सबके कानों में, और जब पुलिस के पीछे पड़ी तो भाग गया। अब ये कतर पहुंच गया है, वहां पे जहर घोलेगा। आपके यहां जहर हो सकता है अलाउड हो, हमारे यहां जहर अलाउड नहीं है। मेरी जो कतर के बड़े बड़े शेख हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि भाई साहब अपने घर पे रखिए इसको, इस सांप को वहीं पे उस पिटारे में रखिए, ठीक है। यहां पे आएगा तो फिर जैसा मैंने पहले बताया था, यहां पे आएगा गाड़ी पलटेगी फिर इंडिया में। इफ यू लव हिम कीप हिम, अदरवाइज विल बी फोर्स्ड टू टेक हिम। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, मैं जल्दी एक और एपिसोड के साथ आऊंगा। इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेजर गौरवारिया ने, जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ हैं अभी, कमर जावेद बाजवा साहब, जिनकी अभी रिटायरमेंट के 4-5 दिन रह गए हैं, उन्होंने 29 तारीख को रिटायर हो जाना है। तो उनकी जो आखिरी स्पीच थी उसमें उन्होंने जो 1971 में बांग्लादेश लैदा हुआ था उसके रिलेटेड थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है उनके एक बयान से, कि वो कहते हैं कि जो बांग्लादेश लैदा हुआ वो सियासतदानों की वजह से, पॉलिटिशियंस की वजह से लैदा हुआ। और जैसा आप सब जानते हैं कि तब जो मार्शल लॉ का एक दौर था और फौज की गवर्नमेंट थी, और बांग्लादेश लैदा होने की वजह ये थी कि मुजीबुर रहमान, जो कि उनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स थी जो कौमी असम्बली की, नेशनल असम्बली की जो सबसे ज़्यादा सीट थी, मगर भुट्टो ने जो एक नारा लगाया था कि उधर तुम इधर हम, उसकी बेस पे बांग्लादेश लैदा हो गया था। और एक मसला ये भी था कि उनकी लैंग्वेज बंगाली थी, और यहाँ पर जो
थोपी गई हमारे पर लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज जिसको कहते हैं। और क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा जो पाकिस्तान में पॉपुलेशन है वो पंजाबियों की है, और मतलब 12-13 करोड़ जो आबादी है, पॉपुलेशन जो वो पंजाबियों की है। इसी बेस पे उर्दू एक हमारे ऊपर थोपी की लैंग्वेज जो अभी भी हमारे मतलब कि स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और हमारी जो मदर लैंग्वेज है उसका कोई नामो निशान नहीं रह चुका। तो वैसे भी हमारी जो पंजाबी स्टडी है वहाँ पर, और वो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई नहीं जाती, बुक्स उसकी तो वैसी मार्केट से गायब हो चुकी हैं। तो बाकी जैसे उन बाजवा साहब ने ये जो बयान दिया, उनको चाहिए था कि अब उनके कुछ दिन रह गए और वो आराम से घर जाते, वरना वैसे भी पाकिस्तान में जो एक पावरफुल ताकत जो है वो आप सब जानते हैं कौन है। और जितने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आए हैं, आज तक उन्होंने अपनी मतलब कि जो उनका टर्नओवर होता है उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उससे पहले ही उनको घर भेज दिया जाता है। तो आपको पता ही है कि ये कौन सी पावर है जो इस सारे निज़ाम को लपेट देती है और अपनी मर्ज़ी से बनाती है और अपनी मर्ज़ी से गिरा देती है। कोई भी पार्टी न्यू आती है और वो किसके आशीर्वाद से ऊपर आती है और किसके आशीर्वाद से उस पार्टी को ख़त्म कर दिया जाता है, ये सब भी आप जानते हैं। बाकी और भी मेजर गौरवारिया ने इस वीडियो में बातें की हैं, आप उसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा ये भी नीचे बताइएगा। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।